नमस्कार। आप सुन रहे हैं ई ऑडियो एफएम। आज हम सुनने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध लेखिका एनी मर्फी पॉल की पुस्तक द एक्सटेंडेड माइंड, द पावर ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द ब्रेन। यह पुस्तक एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल हमारे दिमाग के भीतर सीमित नहीं है, बल्कि हमारे शरीर, हमारे आसपास के स्थान और हमारे संबंधों के माध्यम से विस्तारित होती है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे आपका शरीर, आपका वातावरण और आपके संबंध आपकी सोच को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं और कैसे आप अपनी मानसिक क्षमता को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक पसंद है तो कृपया हमारे ई ऑडियो एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हर नई और बेहतरीन ऑडियो बुक सबसे पहले मिल सके। अब आइए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक सफर। चैप्टर 1, थिंकिंग विद सेंसेशंस। हम में से अधिकांश लोग यह मानते हुए जीवन जीते हैं कि सोचने का कार्य केवल दिमाग का काम है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से अपने दिमाग पर अधिक जोर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि हमें और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अधिक विश्लेषण करना चाहिए और अधिक गहराई से विचार करना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में हम एक महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर देते हैं। हमारा शरीर पहले से ही सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा होता है। हमारा शरीर केवल एक निष्क्रिय ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील प्रणाली है जो हर क्षण हमारे अनुभवों का मूल्यांकन कर रही होती है। हमारे शरीर के भीतर लगातार ऐसी गतिविधियां चल रही होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि हम किस स्थिति में हैं। दिल की धड़कन की गति, सांस की लय, पेट में हलचल, मांसपेशियों में तनाव, ये सभी संकेत हमारे भीतर चल रही प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। ये संकेत केवल शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं देते, बल्कि वे हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि अक्सर यह हमारे सचेत विचारों से पहले ही हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जो हमारे लिए असुरक्षित या चुनौतीपूर्ण महसूस होती है, तो हमारा शरीर तुरंत सतर्क हो जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है और शरीर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रतिक्रिया केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच को भी प्रभावित करती है। हमारा ध्यान अधिक केंद्रित हो जाता है और हमारा दिमाग उस स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके विपरीत, जब हम किसी शांत और सुरक्षित वातावरण में होते हैं तो हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है। सांस धीमी और स्थिर होती है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और शरीर में सहजता का अनुभव होता है। इस स्थिति में हमारी सोच अधिक खुली और अधिक स्पष्ट होती है। हम अधिक रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं और हम समस्याओं को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह अनुभव इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि शरीर और दिमाग के बीच एक गहरा और निरंतर संबंध होता है। शरीर केवल दिमाग के आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि यह दिमाग को लगातार जानकारी भी प्रदान करता है। यह जानकारी हमारी सोच की दिशा को प्रभावित करती है। जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम इस जानकारी का उपयोग अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। हमारे शरीर की यह क्षमता, जिसके माध्यम से वह अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, हमारी सोच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि हम किस प्रकार की स्थिति में हैं। जब हम इस जानकारी को पहचानते हैं तो हम अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। हम केवल तर्क पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम अपने अनुभव की पूरी गहराई का उपयोग करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने दिल की धड़कन में होने वाले छोटे बदलावों को भी महसूस कर सकते हैं। वे अपनी सांस की गति को पहचान सकते हैं और वे अपने शरीर की आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं। यह जागरूकता उन्हें अपनी सोच को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है। वे अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत, कुछ लोग अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति कम जागरूक होते हैं। वे अपने शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों को महसूस नहीं कर पाते
या उन्हें महत्व नहीं देते। परिणाम स्वरूप उनकी सोच कम संतुलित हो सकती है। वे अपने निर्णयों में अधिक अनिश्चित हो सकते हैं और वे अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि सोच केवल दिमाग की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने शरीर के साथ कितना जुड़ाव रखते हैं। जब हम अपने शरीर के संकेतों के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारी सोच अधिक स्पष्ट और अधिक प्रभावी हो जाती है। हमारा शरीर केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि यह सक्रिय रूप से हमारी सोच का मार्गदर्शन करता है। जब हम किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया हमें यह संकेत देती है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम अक्सर इसे सचेत रूप से पहचान नहीं पाते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे निर्णयों पर होता है। समय के साथ जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं तो हम अपनी सोच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव करते हैं। हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय ले सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकते हैं। हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं और यह सहयोग हमारी सोच को अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह समझना कि शरीर सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि सोच केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा शरीर शामिल होता है। जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सोच की क्षमता को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। हम केवल अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने पूरे शरीर का उपयोग कर रहे होते हैं। हमारा शरीर हमारी सोच का एक सहयोगी बन जाता है। यह हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, हमारी समझ को गहरा करता है और हमें अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में मदद करता है। यही संवेदनाओं के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच केवल दिमाग तक सीमित नहीं है, यह हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं को पहचानते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो हमारी सोच अधिक स्पष्ट, अधिक संतुलित और अधिक प्रभावी हो जाती है। इस अवस्था में सोच केवल एक मानसिक गतिविधि नहीं रह जाती, यह एक संपूर्ण अनुभव बन जाती है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और यही वह बिंदु है जहां हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है। चैप्टर 2, थिंकिंग विथ मूवमेंट। हम अक्सर यह मानते हैं कि सोचने का सबसे अच्छा तरीका स्थिर रहना है, एक जगह बैठकर बिना हिले डुले अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर केंद्रित करना। स्कूलों में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि वे अपनी सीट पर शांत बैठें, अपने शरीर को नियंत्रित रखें और केवल अपने दिमाग का उपयोग करें। कार्यस्थलों में भी यही अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करे। इस दृष्टिकोण में शरीर को एक बाधा की तरह देखा जाता है, मानो उसकी गतिविधियां सोच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हों, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। शरीर की गतिविधि सोच को बाधित नहीं करती, बल्कि उसे सशक्त बनाती है। जब शरीर गति में होता है तो दिमाग भी एक अलग प्रकार की सक्रियता में प्रवेश करता है। यह सक्रियता केवल शारीरिक ऊर्जा का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। शरीर की गति दिमाग को नए संकेत प्रदान करती है, जिससे सोच अधिक स्पष्ट, अधिक लचीली और अधिक प्रभावी हो जाती है। जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती है, सांस गहरी होती है और रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। ये परिवर्तन दिमाग तक अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा पहुंचाते हैं, जिससे उसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। यह अनुभव कई लोगों के लिए परिचित होता है। जब वे किसी जटिल समस्या पर लंबे समय तक बैठे बैठे सोचते हैं तो उन्हें समाधान नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वे उठकर टहलना शुरू करते हैं, उनके विचार स्पष्ट होने लगते हैं। जो समस्या पहले जटिल और अस्पष्ट लग रही थी, वह अचानक अधिक समझ में आने लगती है। यह परिवर्तन संयोग नहीं होता, यह शरीर की गति और सोच के बीच गहरे संबंध का परिणाम होता है। जब हम चलते हैं तो हमारा ध्यान एक अलग तरीके से काम करता है। स्थिर बैठने की स्थिति में हमारा ध्यान संकीर्ण हो सकता है। हम एक ही विचार पर अटक सकते हैं और हमारी सोच सीमित हो सकती है। लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारा ध्यान अधिक खुला और अधिक लचीला हो जाता है।
हम अपने विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारी सोच अधिक रचनात्मक हो जाती है और हम नए समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। शरीर की गति केवल रचनात्मकता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह हमारी स्मृति और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी नई जानकारी को सीखते समय अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, तो वह जानकारी अधिक गहराई से हमारे दिमाग में स्थापित होती है। शरीर की गतिविधि सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। यह केवल दिमाग को सक्रिय नहीं करती, बल्कि यह सीखने को एक संपूर्ण अनुभव बना देती है, जिसमें शरीर और दिमाग दोनों शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सोच केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर सक्रिय रूप से भाग लेता है। जब शरीर गति में होता है, तो यह दिमाग को नए संकेत प्रदान करता है, जिससे सोच अधिक प्रभावी हो जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शरीर की गति हमारी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है और यह भावनात्मक स्थिति हमारी सोच को प्रभावित करती है। जब हम चलते हैं तो हम अक्सर अधिक सकारात्मक और अधिक संतुलित महसूस करते हैं। यह सकारात्मक स्थिति हमारी सोच को अधिक स्पष्ट और अधिक रचनात्मक बनाती है। इसके विपरीत जब हम लंबे समय तक स्थिर रहते हैं तो हमारी सोच धीमी और सीमित हो सकती है। हमारा ध्यान भटक सकता है और हमारी ऊर्जा कम हो सकती है। शरीर की निष्क्रियता दिमाग की निष्क्रियता को भी प्रभावित कर सकती है। जब हम अपने शरीर को गति में रखते हैं तो हम अपनी सोच को सक्रिय रखते हैं। हम केवल अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने पूरे शरीर का उपयोग कर रहे होते हैं। यह सहयोग हमारी सोच को अधिक प्रभावी बनाता है। समय के साथ जब हम यह पहचानने लगते हैं कि शरीर की गति हमारी सोच को प्रभावित करती है, तो हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। हम केवल बैठकर सोचने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम अपने शरीर की गतिविधि का उपयोग अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह परिवर्तन हमें अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, अधिक प्रभावी ढंग से सीखने और अधिक रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। हमारा शरीर हमारी सोच का एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। यही शरीर की गति के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सोच केवल दिमाग का कार्य नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। जब हम अपने शरीर को गति में रखते हैं तो हम अपनी सोच की क्षमता को विस्तारित करते हैं। इस अवस्था में सोच केवल एक मानसिक गतिविधि नहीं रह जाती, ये एक गतिशील प्रक्रिया बन जाती है जिसमें शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है, जहां शरीर की गति हमारी बुद्धिमत्ता को एक नए स्तर तक ले जाती है। चैप्टर 3 थिंकिंग विद जेस्चर। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारे हाथों की गतिविधियां केवल संचार का एक साधन है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से अपने हाथों का उपयोग करते हैं, मानो वे केवल हमारे शब्दों का समर्थन कर रहे हों। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। हमारे हाथ केवल हमारे विचारों को व्यक्त नहीं करते, बल्कि वे हमारे विचारों को बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने हाथों को हिलाते हैं तो हम केवल अपने विचारों को दिखा नहीं रहे होते, बल्कि हम उन्हें आकार भी दे रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी जटिल विचार को समझने की कोशिश करता है तो वह अक्सर अपने हाथों का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। वह अपने हाथों से आकार बनाता है, दिशा दिखाता है या किसी अवधारणा को स्थान में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। यह गतिविधि केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह सोच की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर पाते हैं। हम उन चीजों को समझने में सक्षम होते हैं जो केवल शब्दों के माध्यम से समझना कठिन होता। हमारे हाथ और हमारा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब हम अपने हाथों को हिलाते हैं तो हमारा दिमाग उन गतिविधियों से संकेत प्राप्त करता है। ये संकेत हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। वे हमें अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब हम किसी नई या जटिल अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपने विचारों को बाहरी दुनिया में लाते हैं। हम उन्हें केवल अपने दिमाग के भीतर सीमित नहीं रखते। यह प्रक्रिया
हमें अपने विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है। हम उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और हम उनमें छिपे संबंधों को पहचान सकते हैं। ये अनुभव विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का लाभ केवल सुनने वाले को नहीं होता, बल्कि बोलने वाले को भी होता है। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम स्वयं भी उस अवधारणा को अधिक गहराई से समझते हैं। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सोच केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर सक्रिय रूप से भाग लेता है। हमारे हाथ हमारी सोच का एक हिस्सा बन जाते हैं। वे हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने, समझने और व्यक्त करने में मदद करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाथों की गतिविधि हमारी स्मृति को प्रभावित करती है। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हुए कुछ सीखते हैं तो वह जानकारी अधिक गहराई से हमारे दिमाग में स्थापित होती है। हाथों की गतिविधि सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। यह केवल जानकारी को याद रखने में ही मदद नहीं करती, बल्कि उसे समझने में भी मदद करती है। जब हम अपने हाथों को स्थिर रखते हैं तो हमारी सोच सीमित हो सकती है। हम अपने विचारों को केवल अपने दिमाग के भीतर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। हम अपने विचारों को एक नए रूप में अनुभव करते हैं। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चे जब सीखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपने हाथों का उपयोग करते हैं। वे वस्तुओं को छूते हैं, उन्हें घुमाते हैं और उनके साथ प्रयोग करते हैं। यह गतिविधि उनके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अक्सर इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को दबा देते हैं। हम अपने हाथों को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं और हम अपनी सोच को केवल दिमाग तक सीमित कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों को फिर से अपनी सोच का हिस्सा बनने देते हैं तो हमारी समझ गहरी हो जाती है। हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और हम अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। हमारे हाथ केवल हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच का विस्तार हैं। वे हमें अपने विचारों को आकार देने, उन्हें समझने और उन्हें व्यक्त करने में मदद करते हैं। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी सोच की क्षमता को विस्तारित करते हैं। इस अवस्था में सोच केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं रह जाती। यह एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। हमारे हाथ हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन जाते हैं। यही हाथों की गतिविधि के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, यह हमारे शरीर के माध्यम से विस्तारित होती है। जब हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी सोच को एक नए स्तर तक ले जाते हैं, जहां हमारे विचार केवल हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में जीवित होते हैं। पार्ट 2, थिंकिंग विथ आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 4, थिंकिंग विथ नेचुरल स्पेसेस। हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि ध्यान और एकाग्रता केवल मानसिक अनुशासन का परिणाम है। यदि हमारा ध्यान भटक रहा है तो हम स्वयं को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें और अधिक अनुशासित होना चाहिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। ध्यान केवल इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है। यह उस वातावरण से भी प्रभावित होता है जिसमें हम रहते और काम करते हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण, पेड़, आकाश, पानी, खुला स्थान हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आधुनिक जीवन का अधिकांश हिस्सा बंद कमरों में बीतता है। हम कृत्रिम रोशनी में, दीवारों के भीतर, स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इस प्रकार का वातावरण हमारे ध्यान को लगातार चुनौती देता है। हमारी एकाग्रता सीमित संसाधन है। जब हम जटिल कार्य करते हैं, विश्लेषण, समस्या समाधान या निर्णय लेना, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे थकने लगता है। यह थकान केवल मानसिक नहीं होती, यह अनुभवात्मक होती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं और हमारी सोच की स्पष्टता कम होने लगती है। प्राकृतिक वातावरण इस स्थिति को बदल सकता है। जब हम किसी पार्क में चलते हैं, पेड़ों के बीच बैठते हैं या पानी के किनारे समय बिताते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। यह शांति केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह संज्ञानात्मक परिवर्तन का हिस्सा है। प्रकृति हमारे ध्यान को एक अलग तरीके से संलग्न करती है। वह हमें मजबूर नहीं करती, बल्कि हमें धीरे धीरे आकर्षित करती है।
पेड़ों की हल्की गति, पत्तियों की बनावट, पानी की लहरें, ये सब हमारे ध्यान को सहज रूप से अपनी ओर खींचते हैं बिना उसे थकाए। ये अंतर महत्वपूर्ण है। आधुनिक वातावरण हमारा ध्यान पकड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। चमकती स्क्रीन, तेज आवाजें, अचानक सूचनाएं। प्रकृति ऐसा नहीं करती। वह हमारे ध्यान को कोमलता से संलग्न करती है। परिणाम स्वरूप हमारा मानसिक संसाधन पुनर्स्थापित होने लगता है। जो ध्यान पहले थक चुका था वह फिर से सक्रिय और स्पष्ट हो जाता है। जब हमारा ध्यान पुनर्स्थापित होता है तो हमारी सोच भी बदल जाती है। हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। हमारी समस्या समाधान क्षमता सुधरती है। हम अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जटिल समस्या का समाधान हमें बंद कमरे में नहीं मिलता, लेकिन खुली हवा में टहलते समय अचानक सामने आ जाता है। यह केवल संयोग नहीं है। प्राकृतिक वातावरण हमारी सोच को एक अलग स्तर पर सक्रिय करता है। प्रकृति केवल ध्यान को ही नहीं बल्कि हमारी भावनात्मक स्थिति को भी संतुलित करती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर सतर्कता की स्थिति में होता है। यह स्थिति हमारी सोच को सीमित कर सकती है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण हमारे शरीर को शांत करता है। दिल की धड़कन संतुलित होती है, सांस गहरी होती है और मांसपेशियां आराम की स्थिति में आती हैं। यह शारीरिक शांति हमारी सोच को अधिक व्यापक और अधिक लचीला बनाती है। यह भी देखा गया है कि प्राकृतिक दृश्य केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव डाल सकते हैं। खिड़की से दिखाई देने वाले पेड़, कमरे में रखे पौधे या प्राकृतिक प्रकाश, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। वे हमें यह अनुभव कराते हैं कि हम केवल बंद दीवारों के भीतर सीमित नहीं हैं। यह अनुभव हमारी सोच को अधिक खुला और अधिक रचनात्मक बनाता है। इसका अर्थ यह है कि वातावरण केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वह हमारी सोच का सक्रिय हिस्सा है। जब हम प्राकृतिक स्थानों में समय बिताते हैं तो हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। हम केवल अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को भी अपनी सोच का हिस्सा बना रहे होते हैं। यह समझ आधुनिक जीवन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ध्यान लगातार विभाजित हो रहा है। स्क्रीन और सूचनाएं हमारे मानसिक संसाधनों पर दबाव डाल रही हैं। ऐसे में प्राकृतिक वातावरण केवल विश्राम का साधन नहीं है, यह संज्ञानात्मक पुनर्स्थापन का साधन है। जब हम नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच अधिक स्थिर और अधिक प्रभावी हो जाती है। हम केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि हम अधिक सोच समझकर निर्णय लेते हैं। हम अधिक गहराई से समझ सकते हैं और हम अधिक रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं। इस अवस्था में वातावरण हमारी सोच का विस्तार बन जाता है। प्रकृति केवल देखने की चीज नहीं रहती, वह हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन जाती है। वह हमारे ध्यान को पुनर्जीवित करती है, हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और हमारी सोच को स्पष्ट करती है। यही प्राकृतिक स्थानों के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, वह हमारे आसपास की दुनिया से भी जुड़ी हुई है। जब हम अपने वातावरण को अपनी सोच का हिस्सा बनने देते हैं तो हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है। चैप्टर 5, थिंकिंग विद बिल्ट स्पेसेस। हम अक्सर अपने आसपास के निर्मित स्थानों, कमरों, इमारतों, कार्यालयों और कक्षाओं को केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, मानो वे हमारी सोच से अलग हों। हम ये मानते हैं कि सोच एक आंतरिक प्रक्रिया है और हमारा वातावरण केवल एक निष्क्रिय ढांचा है जिसका हमारी मानसिक क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन स्थानों में हम रहते और काम करते हैं वे हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे केवल हमें आश्रय नहीं देते, बल्कि वे हमारी एकाग्रता, हमारी रचनात्मकता और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को आकार देते हैं। जब हम किसी स्थान में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग तुरंत उस स्थान की विशेषताओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कमरे का आकार, उसकी ऊंचाई, रोशनी की गुणवत्ता, दीवारों का रंग और उसमें मौजूद वस्तुएं, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि हम अक्सर इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन यह हमारी सोच की गुणवत्ता को बदल सकता है।
उदाहरण के लिए, एक संकीर्ण और बंद स्थान हमारी सोच को सीमित कर सकता है। जब हम ऐसे कमरे में होते हैं जहां जगह कम होती है और वातावरण घुटन भरा होता है, तो हमारा शरीर हल्के तनाव की स्थिति में आ सकता है। यह तनाव हमारी सोच को संकीर्ण बना सकता है। हम अधिक सतर्क हो सकते हैं, लेकिन हमारी रचनात्मकता कम हो सकती है। इसके विपरीत, जब हम एक खुले और विशाल स्थान में होते हैं तो हमारी सोच अधिक खुली और अधिक लचीली हो सकती है। खुला स्थान हमें यह अनुभव कराता है कि संभावनाएं अधिक व्यापक हैं, और यह अनुभव हमारी सोच को भी विस्तारित करता है। रोशनी भी हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालती है। प्राकृतिक प्रकाश में काम करने से हमारी एकाग्रता और हमारी ऊर्जा में सुधार होता है। जब कमरा अच्छी तरह से रोशन होता है तो हमारा शरीर अधिक जागरूक और अधिक सक्रिय महसूस करता है। इसके विपरीत, जब प्रकाश कम या कृत्रिम होता है तो हमारी ऊर्जा कम हो सकती है और हमारी सोच धीमी हो सकती है। यह प्रभाव केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह संज्ञानात्मक भी है। जब हम ऐसे स्थान में होते हैं जो सुव्यवस्थित और संतुलित होता है, तो हमारी सोच भी अधिक व्यवस्थित हो जाती है। जब हमारे आसपास अव्यवस्था होती है तो हमारा ध्यान भटक सकता है। हमारा दिमाग उस अव्यवस्था को संसाधित करने का प्रयास करता है और इससे हमारी एकाग्रता कम हो सकती है। निर्मित स्थान हमें केवल प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमें सोचने में सहायता भी कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बाहरी वस्तुओं के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं, जैसे नोट्स, बोर्ड या दृश्य संरचनाएं, तो हम अपने दिमाग पर दबाव कम करते हैं। हम अपने विचारों को केवल अपने भीतर रखने के बजाय उन्हें अपने आसपास के स्थान में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों को बाहरी दुनिया में व्यवस्थित करते हैं तो हम उन्हें अधिक आसानी से देख सकते हैं। हम उनके बीच संबंधों को पहचान सकते हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें पुनर्गठित कर सकते हैं और उन्हें नए तरीके से समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारी सोच को अधिक लचीला और अधिक प्रभावी बनाती है। इस प्रकार निर्मित स्थान केवल एक निष्क्रिय संरचना नहीं है, वे हमारी सोच का एक सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। जब हम अपने वातावरण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वह हमारी सोच का समर्थन करे, तो हम अपनी मानसिक क्षमता को विस्तारित करते हैं। यह समझ विशेष रूप से आधुनिक कार्यस्थलों और शिक्षा के वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसे स्थान बनाते हैं जो खुलापन, प्रकाश और संतुलन प्रदान करते हैं, तो हम केवल आरामदायक वातावरण नहीं बना रहे होते, बल्कि हम एक ऐसा वातावरण बना रहे होते हैं जो सोच को समर्थन देता है। जब हमारा वातावरण हमारी सोच का समर्थन करता है, तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं और अधिक रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा वातावरण हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन जाता है। इस अवस्था में सोच केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं रहती, यह हमारे आसपास के स्थान में विस्तारित हो जाती है। हमारा वातावरण हमारी सोच का विस्तार बन जाता है। यही निर्मित स्थानों के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल हमारे भीतर नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास के स्थानों में भी मौजूद है। जब हम अपने वातावरण को अपनी सोच का सहयोगी बनाते हैं, तो हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है। चैप्टर 6, थिंकिंग विद द स्पेस ऑफ आइडियाज। हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों को अपने दिमाग के भीतर ही रखने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी समस्या पर काम कर रहे होते हैं, तो हम उसे मानसिक रूप से समझने, उसका विश्लेषण करने और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हम यह मानते हैं कि यदि हम पर्याप्त ध्यान केंद्रित करें और पर्याप्त प्रयास करें, तो हम अपने दिमाग के भीतर ही समाधान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की एक सीमा होती है। हमारा दिमाग एक साथ सीमित मात्रा में जानकारी को ही स्पष्ट रूप से संभाल सकता है। जब हम बहुत अधिक जटिल जानकारी को केवल अपने भीतर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोच धीमी और भ्रमित हो सकती है। यहीं पर बाहरी स्थान, वह भौतिक स्थान जहां हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने विचारों को केवल अपने दिमाग में रखने के बजाय उन्हें बाहर लाते हैं, तो हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। हम अपने विचारों को कागज पर लिख सकते हैं, उन्हें आरेखों में बदल सकते हैं या उन्हें किसी बोर्ड पर व्यवस्थित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल रिकॉर्ड रखने का तरीका नहीं है, यह सोचने का तरीका है।
जब हम अपने विचारों को बाहरी रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम उनके बीच संबंधों को पहचान सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा विचार किससे जुड़ा हुआ है और कौन सा विचार अभी अधूरा है। यह दृश्य अनुभव हमारी समझ को गहरा बनाता है। जो विचार पहले अस्पष्ट थे वे अब स्पष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग पर दबाव को भी कम करती है। जब हम अपने विचारों को केवल अपने भीतर रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें याद रखने और व्यवस्थित करने में ऊर्जा खर्च करता है। लेकिन जब हम उन्हें बाहरी दुनिया में व्यक्त करते हैं तो हमें उन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। वे हमारे सामने मौजूद होते हैं। हमारा दिमाग अब उन विचारों के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, बजाय उन्हें केवल बनाए रखने के। यह स्वतंत्रता हमारी सोच को अधिक लचीला बनाती है। हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, उन्हें पुनर्गठित कर सकते हैं और नए तरीके से जोड़ सकते हैं। हम नए संबंधों को पहचान सकते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यह प्रक्रिया रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। जब हम अपने विचारों को बाहरी स्थान में व्यवस्थित करते हैं तो हम केवल उन्हें देख नहीं रहे होते, बल्कि हम उनके साथ संवाद कर रहे होते हैं। हम उन्हें एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम यह पहचान सकते हैं कि कौन सा विचार मजबूत है और कौन सा विचार अभी विकास की आवश्यकता में है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल समस्याओं के समाधान में उपयोगी होती है। जब समस्या जटिल होती है तो उसे केवल मानसिक रूप से समझना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम उसे बाहरी रूप में व्यक्त करते हैं तो वह अधिक समझने योग्य हो जाती है। हम उसके विभिन्न हिस्सों को अलग अलग देख सकते हैं और हम यह पहचान सकते हैं कि उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि सोच केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं। हम अपने विचारों को बाहरी स्थान में व्यक्त करते हैं और वह स्थान हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया केवल जटिल समस्याओं तक सीमित नहीं है, यह दैनिक जीवन में भी उपयोगी होती है। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझते हैं। जब हम किसी योजना को कागज पर बनाते हैं तो वह अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब हम किसी अवधारणा को चित्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उसे अधिक गहराई से समझ सकते हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि सोच केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी स्थान सक्रिय रूप से भाग लेता है। जब हम अपने विचारों को बाहरी स्थान में व्यक्त करते हैं तो हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। इस अवस्था में बाहरी स्थान केवल एक निष्क्रिय सतह नहीं रहता, वह हमारी सोच का एक सक्रिय हिस्सा बन जाता है। वह हमें अपने विचारों को समझने, व्यवस्थित करने और विकसित करने में मदद करता है। यही विचारों के स्थान के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल हमारे भीतर नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास के स्थान में भी विस्तारित हो सकती है। जब हम अपने विचारों को बाहरी दुनिया में व्यक्त करते हैं तो हम अपनी सोच की सीमाओं को पार कर जाते हैं। हमारा दिमाग अब अकेले काम नहीं कर रहा होता, वह अपने आसपास के स्थान के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और यही वह बिंदु है जहां हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है, जहां विचार केवल हमारे भीतर नहीं रहते, बल्कि हमारे आसपास के स्थान में जीवित हो जाते हैं। पार्ट 3, थिंकिंग विद आवर रिलेशनशिप्स, चैप्टर 7, थिंकिंग विद एक्सपर्ट्स। हम अक्सर यह मानते हैं कि सोच एक व्यक्तिगत क्षमता है, एक ऐसी योग्यता जो हमारे अपने दिमाग के भीतर मौजूद होती है और जिसे हमें स्वयं विकसित करना होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसे अपने दम पर हल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हम स्वयं ही समाधान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी सोच केवल हमारे अपने अनुभवों और ज्ञान तक सीमित होती है। हम जो जानते हैं वही सोच सकते हैं, और जो हम नहीं जानते वह हमारी सोच की सीमा के बाहर होता है। यहीं पर विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ केवल जानकारी का स्रोत नहीं होते, बल्कि वे हमारी सोच का विस्तार बन सकते हैं। जब हम किसी विशेषज्ञ के साथ बातचीत करते हैं तो हम केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनके सोचने के तरीके के संपर्क में आ रहे होते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वे किसी समस्या को कैसे देखते हैं, वे किन चीजों पर ध्यान देते हैं और वे कैसे निर्णय लेते हैं। यह अनुभव हमारी सोच को बदल सकता है।
जब हम किसी विशेषज्ञ से सीखते हैं तो हम केवल तथ्यों को याद नहीं करते, बल्कि हम एक नई दृष्टि विकसित करते हैं। हम ये पहचानने लगते हैं कि किसी समस्या को किस प्रकार देखा जा सकता है। विशेषज्ञ हमें ये दिखाते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है और क्या नहीं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जटिल जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल सुनने तक सीमित नहीं होती। जब हम विशेषज्ञ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम उनकी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोच और अधिक गहराई से प्रभावित होती है। हम केवल उनके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनके सोचने की प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। यह अनुभव हमारी सोच को अधिक प्रभावी बनाता है। हम अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और हम अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। विशेषज्ञ का अनुभव हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों के साथ संबंध केवल जानकारी के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होता। यह एक ऐसा संबंध होता है जिसमें हमारी सोच धीरे धीरे बदलती है। हम नई चीजों को पहचानना शुरू करते हैं। हम उन पैटर्न को देख सकते हैं जिन्हें पहले हम नहीं देख पाते थे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जब हम विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं तो हम अपनी सोच की सीमाओं को पार कर सकते हैं। हम उन समस्याओं को समझ सकते हैं जो पहले हमारी समझ से बाहर थीं। विशेषज्ञ का अनुभव हमारी सोच को समर्थन देता है। वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमारी समझ को गहरा बनाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है, जहां जानकारी और अनुभव की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ हमें यह दिखाते हैं कि कैसे सोचना है, न कि केवल क्या सोचना है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। जब हम सोचने का तरीका सीखते हैं तो हम नई परिस्थितियों में भी उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ विशेषज्ञों के साथ काम करने से हमारी सोच अधिक परिष्कृत हो जाती है। हम अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं, हम अधिक गहराई से समझ सकते हैं और हम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। इस अवस्था में विशेषज्ञ केवल बाहरी स्रोत नहीं रहते, वे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। उनका अनुभव और उनका दृष्टिकोण हमारी सोच को समर्थन देता है। हम अकेले नहीं सोच रहे होते, हम उनके अनुभव के साथ सोच रहे होते हैं। यही विशेषज्ञों के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल हमारे अपने दिमाग तक सीमित नहीं है, यह हमारे संबंधों के माध्यम से विस्तारित हो सकती है। जब हम विशेषज्ञों के साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी सोच की क्षमता को विस्तारित करते हैं। हमारा दिमाग अब अकेले काम नहीं कर रहा होता, वह अन्य दिमागों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और यही वह बिंदु है जहां हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है, जहां हमारी बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि साझा और विस्तारित हो जाती है। चैप्टर 8 थिंकिंग विद पीयर्स। हम अक्सर यह मानते हैं कि सबसे प्रभावी सोच अकेले में होती है। हमें सिखाया जाता है कि यदि हमें किसी समस्या को गहराई से समझना है तो हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, बिना दूसरों की सहायता के। इस दृष्टिकोण में दूसरों के साथ बातचीत को कभी कभी एक व्यवधान की तरह देखा जाता है, मानो वह हमारी एकाग्रता को कमजोर कर सकती हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे समान स्तर के लोगों के साथ बातचीत हमारे सहपाठियों, सहकर्मियों और साथियों के साथ हमारी सोच को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह बातचीत केवल जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह सोचने का एक तरीका बन जाती है। जब हम अपने साथियों के साथ किसी विचार पर चर्चा करते हैं तो हम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रक्रिया हमारे विचारों को स्पष्ट बनाती है। जब कोई विचार केवल हमारे दिमाग के भीतर होता है तो वह अधूरा और अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो हमें उसे संरचना देनी होती है। हमें यह समझना होता है कि हम वास्तव में क्या सोच रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारी समझ को गहरा करती है। इसके साथ ही हमारे साथी हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें हमने नहीं देखा। वे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमने अपने आप से नहीं पूछे। यह अनुभव हमारी सोच को चुनौती देता है। यह हमें अपने विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं और उन्हें अधिक सटीक बना सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा की नहीं,
बल्कि सहयोग की होती है। जब दो लोग एक साथ सोचते हैं तो वे केवल अपने व्यक्तिगत विचारों को साझा नहीं करते, बल्कि वे एक साझा समझ का निर्माण करते हैं। यह साझा समझ अक्सर व्यक्तिगत सोच से अधिक शक्तिशाली होती है। यह उन संभावनाओं को खोल सकती है जो अकेले सोचने पर संभव नहीं होती। हमारे साथियों के साथ सोचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपनी सोच के बारे में जागरूक बनाता है। जब हम किसी और को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सोच की संरचना को पहचानते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे विचार कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमजोर हैं। यह जागरूकता हमें अपनी सोच को सुधारने में मदद करती है। यह प्रक्रिया सीखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने साथियों के साथ सीखते हैं तो हम केवल जानकारी प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम उस जानकारी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। हम उसे चर्चा के माध्यम से जांचते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने अनुभव के साथ जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया सीखने को अधिक प्रभावी बनाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे साथियों के साथ बातचीत हमें प्रेरित करती है। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं तो हमें नई संभावनाओं का अनुभव होता है। हम अपने सोचने के तरीके को विस्तारित कर सकते हैं, हम नई रणनीतियां सीख सकते हैं और हम अपने दृष्टिकोण को समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ हमारे साथियों के साथ सोचने से हमारी मानसिक क्षमता विकसित होती है। हम अधिक लचीले हो जाते हैं। हम नए विचारों को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। हम अपनी सोच को बदलने और विकसित करने में सक्षम होते हैं। इस अवस्था में हमारे साथी केवल बाहरी व्यक्ति नहीं रहते, वे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति और उनका दृष्टिकोण हमारी सोच को समर्थन देता है। हम अकेले नहीं सोच रहे होते, हम एक साझा मानसिक प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। यही साथियों के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह हमारे संबंधों के माध्यम से विकसित होती है। जब हम अपने साथियों के साथ सोचते हैं तो हम अपनी सोच की सीमाओं को पार करते हैं। हमारा दिमाग अब अकेले काम नहीं कर रहा होता, वह अन्य दिमागों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और इसी सहयोग के माध्यम से हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है, जहां बुद्धिमत्ता केवल हमारे भीतर नहीं बल्कि हमारे बीच मौजूद होती है। चैप्टर 9, थिंकिंग विद ग्रुप्स। जब हम सोचने की बात करते हैं तो हम अक्सर एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं, कोई जो अकेले बैठा है, गहराई से विचार कर रहा है और अपने प्रयासों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान खोज रहा है। यह छवि हमारी संस्कृति में गहराई से स्थापित है। हम व्यक्तिगत प्रतिभा और व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मानव सोच का एक बड़ा हिस्सा समूहों के भीतर विकसित होता है। जब लोग एक साथ आते हैं और एक साझा उद्देश्य के साथ सोचते हैं तो उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। जब एक समूह एक समस्या पर काम करता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने दृष्टिकोण को उस प्रक्रिया में लाता है। यह विविधता समूह की सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता वह दूसरा देख सकता है। एक व्यक्ति जो नहीं समझ सकता वह दूसरा समझ सकता है। यह सामूहिक प्रयास समस्या को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। समूह के भीतर सोचने की प्रक्रिया केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होती। यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें विचार लगातार विकसित होते हैं। एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार को प्रेरित कर सकता है। एक सुझाव एक नई दिशा खोल सकता है। यह प्रक्रिया विचारों को विकसित करने और उन्हें सुधारने की अनुमति देती है। जब लोग समूह में सोचते हैं तो वे केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते, वे एक साझा ज्ञान प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो वह समूह को उस क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। यदि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में अधिक अनुभव रखता है तो वह उस दिशा में योगदान कर सकता है। यह प्रक्रिया समूह को एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। समूह एक साझा बुद्धिमत्ता विकसित करता है। यह बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का योग नहीं होती, बल्कि यह एक नई और अधिक शक्तिशाली प्रणाली होती है।
समूह में सोचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने विचारों को चुनौती देने की अनुमति देता है। जब हम अकेले सोचते हैं तो हम अपनी धारणाओं के भीतर सीमित हो सकते हैं, लेकिन जब हम समूह में सोचते हैं तो अन्य लोग हमारे विचारों पर प्रश्न उठा सकते हैं। यह चुनौती हमारी सोच को मजबूत बनाती है। यह हमें अपने विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। समूह में सोचने की प्रक्रिया विश्वास और सहयोग पर आधारित होती है। जब समूह के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वे अपने विचारों को खुलकर साझा कर सकते हैं। वे नए विचारों का परीक्षण कर सकते हैं और वे गलत होने के जोखिम को स्वीकार कर सकते हैं। यह वातावरण रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि समूह में सोचने से सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब हम दूसरों के साथ सोचते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो उन्होंने पहले की हैं। हम उनके ज्ञान का उपयोग अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। समय के साथ समूह में सोचने से एक साझा समझ विकसित होती है। समूह के सदस्य एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। यह समझ समूह को अधिक प्रभावी बनाती है। इस अवस्था में समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं रहता, वह एक एकीकृत प्रणाली बन जाता है। समूह की सोच एक साझा प्रक्रिया बन जाती है जिसमें प्रत्येक सदस्य योगदान देता है। यही समूहों के साथ सोचने की वास्तविक शक्ति है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह हमारे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विकसित होती है। जब हम समूह में सोचते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर सकते हैं। हमारा दिमाग अब अकेले काम नहीं कर रहा होता, वह अन्य दिमागों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। यह सामूहिक प्रक्रिया हमारी सोच को अधिक व्यापक, अधिक गहरा और अधिक प्रभावी बनाती है। और यही वह बिंदु है जहां हमारी सोच वास्तव में विस्तारित हो जाती है, जहां बुद्धिमत्ता केवल हमारे भीतर नहीं बल्कि समूह के भीतर मौजूद होती है, और जहां सामूहिक सोच हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां अकेले पहुंचना संभव नहीं होता। आप सुन रहे थे द एक्सटेंडेड माइंड, द पावर ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द ब्रेन, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका एनी मर्फी पॉल ने और प्रस्तुत किया गया ऑडियो FM पर। इस ऑडियो बुक में आपने जाना कि हमारी सोच केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा वातावरण और हमारे संबंध भी हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन सकते हैं। जब हम इन सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी सोच अधिक स्पष्ट, अधिक रचनात्मक और अधिक प्रभावी हो जाती है। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों को सुनना चाहते हैं तो अभी ऑडियो FM चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए अनुभव के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को विस्तारित करते रहिए। धन्यवाद।